जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य की एक राशन की दुकान है। वहाँ एक जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खड़े हैं और उनके सामने देश की केंद्रीय वित्त मंत्री मौजूद है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण सा है। वित्त मंत्री सरेआम उस कलेक्टर को फटकार लगा रही हैं। हाँ, ये किस्सा काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। और इस पूरी नाराजगी या इस विवाद की वजह क्या है? क्या राशन की क्वालिटी खराब है? नहीं। क्या अनाज की कमी है? बिल्कुल नहीं। विवाद की वजह सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर का ना होना है। उस राशन की दुकान पर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगी थी और वित्त मंत्री का तर्क था कि चूंकि ये राशन केंद्र सरकार दे रही है तो हर हाल में वहाँ तस्वीर होनी ही चाहिए। मतलब देखिए, ये वाकई एक ऐसा किस्सा है जो ऊपर से देखने में भले एक छोटी सी राजनीतिक घटना लगे, पर असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी मशीनरी का हिस्सा है। सही बात है। वो तस्वीर महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो ये तय करता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता कैसे काम करती है और उसे कैसे बनाए रखा जाता है। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद इसी पर्दे के पीछे चल रही मशीनरी को डिकोड करना है। आज हम आधुनिक भारतीय राजनीति और शासन के काम करने के तरीके को बिल्कुल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही सॉलिड मटेरियल है। हाँ, इस चर्चा के लिए हमारे पास 3 बेहद अहम और दिलचस्प स्रोत है। पहला, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी CPR की रिसर्चर यामिनी अय्यर का एक लेख जो लाभार्थी और नागरिक के बीच के फर्क को गहराई से समझाता है। ये बहुत जरूरी लेख है। दूसरा है चार्ल्स यूनिवर्सिटी की एक मास्टर थीसिस जो टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म के सिद्धांत का विश्लेषण करती है। और तीसरा, द वायर का एक लेख जो क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉट की किताब के हवाले से गुजरात मॉडल की बात करता है। ये तीनों स्रोत मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हाँ, बताइए। आज का हमारा मिशन किसी भी राजनीतिक पार्टी, नेता या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम सिर्फ इन रिसर्च पेपर्स और लेखों में दिए गए तथ्यों और सिद्धांतों का पूरी तरह से निष्पक्ष होकर विश्लेषण करना है। चलिए इस पूरी बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ वो नहीं है जो हमें न्यूज चैनल्स के शोर शराबे में दिखती है। ये डेटा, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है, यानी गुजरात मॉडल। द वायर के उस लेख के मुताबिक 2001 के बाद से गुजरात में शासन का जो ढांचा तैयार हुआ उसे ही 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। सही कहा। क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉट की रिसर्च के आधार पर यह लेख बताता है कि इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है संस्थानों को कमजोर करना। मतलब इंस्टीट्यूशंस को। हाँ, अकादमिक भाषा में इसे डी-इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होने के बजाय शक्ति का एक ही जगह पर बहुत मजबूती से केंद्रित होना। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो उसमें तो सत्ता के विकेंद्रीकरण को हमेशा अच्छा माना जाता है ना, मतलब पंचायत से लेकर राज्य और फिर केंद्र तक। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर तो यही माना जाता है। तो फिर सत्ता को एक जगह केंद्रित करने की क्या जरूरत पड़ गई, और ये काम कैसे करता है जमीनी स्तर पर? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विकेंद्रीकरण आदर्श माना जाता है, लेकिन अगर किसी नेता को तेजी से अपने विजन को लागू करना है और सिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो उसे सत्ता को एक जगह लाना होता है। अच्छा। लेख समझाता है कि गुजरात में मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO सर्वोच्च बन गया था। जो पारंपरिक तरीका होता है ना, जहां अलग अलग मंत्री और उनके मंत्रालय नीतियां बनाते हैं, बहस करते हैं, वो सिस्टम किनारे कर दिया गया। समझ रही हूँ। और यही चीज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के साथ दोहराई गई। इस मॉडल में सत्ता का केंद्र इतना मजबूत हो जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स सीधे ऊपर से नीतियां बनाते हैं और बाकी के मंत्रालय सिर्फ उन्हें लागू करने का काम करते हैं। मतलब अगर मैं इसे कॉर्पोरेट दुनिया के नजरिए से देखूं तो क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई नया CEO आता है और वो तय करता है कि उसे मिडिल मैनेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये, है ना? वो सारे रीजनल मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड्स को किनारे करके कंपनी का सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फैसले सीधे टॉप लेवल से आते हैं और नीचे सिर्फ उन्हें चुपचाप फॉलो किया जाता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये कॉर्पोरेट एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है।
इसके साथ ही पार्टी के भीतर जो सामूहिक फैसले लेने की परंपरा होती है, जिसे हम कलीजियल कैरेक्टर कहते हैं, उसे भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस सीईओ मॉडल के साथ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती भी आती है। वो क्या? जब मिडिल मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है तो एक बड़ा गैप पैदा हो जाता है। जमीन पर मौजूद करोड़ों लोगों को कौन संभालेगा? एक अकेला नेता स्थानीय नेताओं के बिना हर एक आम इंसान से अपना सीधा जुड़ाव कैसे बनाए रखेगा? हाँ, क्योंकि एक कंपनी में तो चंद हजार कर्मचारी होते हैं, लेकिन यहाँ बात करोड़ों मतदाताओं की है। तो क्या इसी जरूरत ने उस सर्वव्यापी छवि या कह लें ओमनी प्रेजेंट कल्ट को जन्म दिया? बिल्कुल। मिडिल मैनेजमेंट को बाईपास करने का सीधा सा मतलब है कि अब एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बिना किसी रुकावट के सीधा आम आदमी के घर तक पहुंचे। राइट। जनता को ये महसूस होना चाहिए कि उनके जीवन में जो भी भलाई हो रही है वो सीधे शीर्ष नेतृत्व से आ रही है, न कि किसी स्थानीय विधायक या सरपंच की वजह से। और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल नए वेलफेयर मॉडल का। ओह, ये कनेक्शन वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब सत्ता को केंद्रित रखने के लिए एक ऐसी पाइपलाइन बिछानी पड़ी जो सीधे घर की रसोई तक जाए। और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा स्रोत यानी यामिनी अय्यर का लेख पिक्चर में आता है। हाँ, वो सीपीआर वाला लेख। जी, लेख बताता है कि कैसे सरकार की इन नई नीतियों ने एक नए राजनीतिक वर्ग को तैयार किया है। इसने एक नागरिक को लाभार्थी में बदल दिया है। पर मैं सोच रही थी कि ये बदलाव असल में हुआ कैसे? इस बदलाव के मैकेनिज्म को समझने के लिए पिछली सरकारों और मौजूदा सरकार के काम करने के तरीके के फर्क को देखना होगा। लेख बहुत बारीकी से समझाता है कि यूपीए सरकार के समय जो नीतियां थीं, वे अधिकारों पर आधारित थी। अधिकारों पर मतलब? जैसे शिक्षा का अधिकार या फिर मनरेगा। इन योजनाओं में काम मांगना या शिक्षा मांगना एक नागरिक का कानूनी अधिकार था। इसके अलावा उनका जोर पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक सुविधाओं पर था, जैसे सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाना। और स्कूल या अस्पताल जैसी चीजों पर किसी एक नेता का नाम या ठप्पा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। सही पकड़ा आपने। इसीलिए मौजूदा सरकार ने नए कल्याणवाद यानी न्यू वेलफेयरिज्म पर जोर दिया। इसमें अधिकारों के बजाय व्यक्तिगत और ठोस चीजों के वितरण पर फोकस किया गया। जैसे प्राइवेट टैंजिबल गुड्स। हाँ, एग्जैक्टली। ये ऐसी चीजें हैं जो सीधे व्यक्ति के निजी इस्तेमाल की हैं, जैसे घर में मुफ्त गैस सिलेंडर देना, निजी टॉयलेट बनवाना, सीधे बैंक खाते खुलवाना और हर महीने मुफ्त राशन देना। और इसका इम्पैक्ट भी दिखाया ना? बिल्कुल। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। अगर उस डेटा को खंगाला जाए तो पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली और बैंक खातों की पहुंच में कई गुना इजाफा हुआ है। और यहाँ तकनीक का भी तो बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा या सब्सिडी सीधा लोगों के खातों में जा रही है। बीच के सारे लोग जो पहले मिडिल मैन होते थे, उनका काम ही खत्म। बिल्कुल। तकनीक ने इस पूरी डिलीवरी को मुमकिन बनाया है, लेकिन डिलीवरी के साथ साथ जो चीज सबसे अहम है वो है इसकी मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग। हाँ, और यहाँ हमें अपनी शुरुआत वाली कहानी, उस राशन की दुकान और तेलंगाना के कलेक्टर वाले किस्से पर वापस जाना होगा। सीपीआर के लेख में इसे पैट्रोमोनियल वेलफेयरिज्म कहा गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये किसी डिजिटल सब्सक्रिप्शन सर्विस जैसा है। वो कैसे? मान लीजिए कोई कंपनी आपको कोई सर्विस दे रही है, तो वो हर प्रोडक्ट, हर डिलीवरी बॉक्स, यहाँ तक कि हर छोटे से पैकेट पर अपना बड़ा सा लोगो लगा देती है, ताकि जब भी यूजर उस सुविधा का इस्तेमाल करे, उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए कि उसे ये सुविधा कौन दे रहा है। ये लोगो वाली एनालॉजी इस फोटोग्राफ की राजनीति के असली मकसद को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। हर गैस सिलेंडर, हर राशन के थैले, हर योजना के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होने का मतलब यही है कि नागरिक कभी ना भूले कि उसका असल प्रोवाइडर कौन है। ये पुरानी माय बाप सरकार की व्यवस्था का एक बहुत ही हाईटेक और आधुनिक रूप है। पैट्रिमोनियल वेलफेयरिज्म का मतलब ही यही है कि जो लाभ आम आदमी को मिल रहा है वो अब व्यवस्था से मिलने वाला उसका अधिकार नहीं माना जा रहा। तो फिर वो क्या है? वो अब एक बड़े नेता की तरफ से दिया गया एक उपहार या कृपा बन गया है। लेकिन एक मिनट, आम इंसान को तो इससे मतलब है कि उसके घर में गैस आ रही है या राशन मिल रहा है, चाहे उसे अधिकार कह लें या उपहार। इससे राजनीति के स्तर पर क्या बदल जाता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये उपहार वाला मॉडल नागरिक की मानसिकता और उसकी राजनीतिक भूमिका को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। वो कैसे पलटता है? देखिए, जब कोई आपको अधिकार देता है तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब कोई आपको उपहार देता है तो बदले में वो आपसे वोट और निष्ठा की उम्मीद करता है।
लेख में इसे पॉलिटिक्स ऑफ विश्वास कहा गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ वो गैस सिलेंडर देने तक ही सीमित हो गई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी चीजें पीछे छूट गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बिंदु को और गहराई से समझने के लिए लेख में गृह मंत्री अमित शाह के एक पुराने इंटरव्यू का हवाला दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने गैस और बिजली दी है, बिल भरना उनका काम है और यही सशक्तिकरण है। यही एम्पावरमेंट है। हाँ, अगर इस बयान का विश्लेषण किया जाए तो ये एक बहुत ही मजबूत नियो लिबरल नजरिया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना, ये न्यू लिबरल नजरिया जमीन पर कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि राज्य का काम आपको बस एक बुनियादी सुविधा या टूल पकड़ा देना है। राज्य ने गैस का चूल्हा दे दिया, बैंक खाता खोल दिया, लेकिन उसके बाद गरीबी से लड़ना, रोजगार खोजना या आर्थिक तौर पर मजबूत होना, ये सब व्यक्ति की अपनी निजी जिम्मेदारी है। ओहो, सरकार आपके लिए रोजगार की गारंटी या सामाजिक समानता का कोई बड़ा ढांचा तैयार करने का वादा नहीं कर रही है। ये नजरिया एक आम इंसान को अधिकार मांगने वाले एक सक्रिय नागरिक से बदलकर महज एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता यानी पैसिव रेसिपिएंट बना देता है। मतलब सिर्फ एक लाभार्थी। जी, एक लाभार्थी से चुपचाप चीजें ग्रहण करता है, वो सिस्टम से सवाल नहीं करता। यह विश्लेषण तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। हमने गुजरात मॉडल में देखा कि कैसे सत्ता को एक जगह केंद्रित किया गया, फिर लाभार्थी मॉडल में देखा कि कैसे उस केंद्रित सत्ता ने तकनीक और मार्केटिंग के जरिए सीधे आम आदमी तक गैस और राशन पहुंचाकर अपना वर्चस्व कायम किया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है। मुझे लगता है सिर्फ गैस सिलेंडर बांटने से कोई इतना बड़ा राजनीतिक दबदबा नहीं बना सकता। लोगों के जज्बातों को, उनके गुस्से को, उनकी उम्मीदों को भी तो एक दिशा देनी होती है। एकदम सही बात है। और यहीं पर हमारा तीसरा स्रोत यानी चार्ल्स यूनिवर्सिटी की मास्टर थीसिस कहानी में एंट्री लेती है। यह थीसिस टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म के सिद्धांत को समझाती है। जी हाँ, लाभार्थी मॉडल एक शानदार डिलीवरी सिस्टम है, लेकिन वो अपने आप में शून्य में काम नहीं कर सकता। उस मशीनरी को चलाने के लिए एक खास तरह के राजनीतिक संवाद रूपी ईंधन की जरूरत होती है। थीसिस ये समझाती है कि कोई भी मजबूत सरकार सिर्फ डिलीवरी यानी टेक्नोक्रेसी या सिर्फ भावनाओं यानी पॉपुलिज्म के दम पर नहीं चल सकती। उसे इन दोनों का एक बेहतरीन संतुलन बनाना होता है। इस थीसिस में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, नेव टेक्नोक्रेटिक वर्ल्ड व्यू यानी भोली टेक्नोक्रेटिक सोच। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? ये शब्द दरअसल मतदाताओं के मनोविज्ञान को दर्शाता है। थीसिस बताती है कि आम वोटर हर समय सिर्फ बड़ी बड़ी विचारधाराओं, पहचान या धर्म की राजनीति के बारे में नहीं सोचता। उसके लिए सबसे अहम होते हैं किचन टेबल इश्यूज। मतलब रोजमर्रा के मुद्दे जैसे रोजगार, महंगाई, अच्छी सड़कें। एग्जैक्टली। वोटर एक ऐसा नेता चाहता है जो बिना किसी राजनीतिक झंझट के बस इन समस्याओं को सुलझा दे। आम जनता नेता में टेक्नोक्रेटिक वॉलंटियरिज्म ढूंढती है, यानी समस्याएं सुलझाने की एक मजबूत और कड़क इच्छा शक्ति। अच्छा, मतलब जनता को लगता है कि अगर नेता काम कर रहा है और कड़े फैसले ले रहा है, तो अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को थोड़ा बहुत किनारे भी कर दे तो जायज है। बिल्कुल सही। आम जनता इस कड़क नेता को पाने के लिए थोड़ी बहुत तानाशाही को भी बर्दाश्त कर लेती है। इसी सोच को भोली टेक्नोक्रेटिक सोच कहा गया है, क्योंकि जनता मान लेती है कि जटिल आर्थिक समस्याओं का कोई एक आसान टेक्निकल समाधान हो सकता है जिसे बस एक मजबूत नेता ही लागू कर सकता है। पर यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। अगर हम शब्दों के अर्थ पर जाएं, तो क्या टेक्नोक्रेसी और पॉपुलिज्म एक दूसरे के बिल्कुल उलट नहीं है? आप ऐसा क्यों करिए? मतलब देखिए, एक तरफ टेक्नोक्रेसी है जहाँ डेटा है, साइंस है, सूट बूट पहने हुए एक्सपर्ट्स हैं जो बंद कमरों में इकोनॉमी की नीतियां बना रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉपुलिज्म है जो सड़कों पर है, जिसमें आम आदमी का गुस्सा है, एलीट क्लास के खिलाफ भावनाएं हैं। विरोधाभास तो है। तो एक ही इंसान या एक ही पार्टी इन दोनों अलग अलग नावों की सवारी एक साथ कैसे कर सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब थीसिस में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है। इसे ओवरफ्लोइंग सिग्निफायर यानी छलकते हुए प्रतीक का सिद्धांत कहा गया है। छलकते हुए प्रतीक, ये सुनने में राजनीति कम और किसी कविता का हिस्सा ज्यादा लग रहा है। असल में राजनीति भी कई बार प्रतीकों का ही खेल होती है।
जी। इस सिद्धांत का मतलब है कि एक बड़ा नेता अब सिर्फ एक इंसान या एक सीमित विचार नहीं रह जाता, वह एक ही समय में कई अलग अलग चीजों का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। इस टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म के कॉम्बिनेशन को देखिए। सरकार एक तरफ इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स की बात करती है, ये टेक्नोक्रेसी है। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ वो एलीट क्लास, जैसे पुराने बुद्धिजीवियों, पुराने संस्थानों और अंग्रेजी बोलने वाले मीडिया पर तीखा हमला करती है और खुद को आम आदमी के साथ खड़ा दिखाती है। इसे प्लेडियन अपील यानी आम आदमी की अपील कहा जाता है। जैसे सबका साथ सबका विकास का नारा। बिल्कुल, ये टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म का सबसे सटीक उदाहरण है। इसमें विकास भी है जो टेक्नोक्रेसी है और सबका भी है जो पॉपुलिज्म है। छलकते हुए प्रतीक का मतलब है कि एक ही नेता एक ही समय में हिंदुत्व का प्रखर चेहरा भी है, वही नेता ग्लोबल मंच पर एक विकास पुरुष या टेक्नोक्रेटिक गो गेटर भी है जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। और वही नेता खुद को एक गरीब परिवार से आया हुआ आम आदमी भी बताता है जो एलीट क्लास से लड़ रहा है। एग्जैक्टली। आहा, मतलब एक ही व्यक्ति एक ऐसा बर्तन बन गया है जिसमें हर वर्ग अपनी पसंद का रंग देख सकता है। हाँ, आप कह सकती हैं। जो अर्बन वोटर विकास चाहता है उससे वो एक सीईओ नजर आता है, जो अपनी धार्मिक पहचान को लेकर मुखर है उसे वो रक्षक नजर आता है, और जो एलीट क्लास से नाराज है उसे वो अपने बीच का एक बागी आम आदमी नजर आता है। बिल्कुल, जनता का हर वर्ग उस नेता में वो छवि देख लेता है जो वो देखना चाहता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी संवाद शैली है जो लाभार्थी मॉडल के साथ मिलकर एक अभेद्य राजनीतिक किला तैयार करती है। तो आज की इस चर्चा में हमने जिस तरह से राजनीति की इस पूरी मशीनरी को डिकोड किया है, उससे कई चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। हमने शुरू किया था गुजरात मॉडल से, जहां सत्ता का केंद्रीकरण हुआ और संस्थानों को बाईपास किया गया। और फिर हमने देखा कि उस केंद्रित शक्ति को कायम रखने के लिए कैसे नए कल्याणवाद का सहारा लिया गया, जहां तकनीक के जरिए आम लोगों तक सीधे गैस और राशन पहुंचाकर उन्हें नागरिक से लाभार्थी में बदल दिया गया। और अंत में इस पूरी व्यवस्था को जो चीज गोंद की तरह जोड़े रखती है वो है टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म, एक ऐसा नैरेटिव जो नेता को विकास का मसीहा और आम आदमी का रक्षक दोनों एक साथ बना देता है। अगर इस पूरी तस्वीर को देखा जाए तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आधुनिक चुनाव सिर्फ विचारधाराओं के नाम पर या पुराने तरीके के वादों पर नहीं लड़े जाते हैं। सही कहा। आज की राजनीति इस बात पर तय होती है कि कौन से नेता या कौन सी पार्टी सिस्टम को बेहतर तरीके से कंट्रोल करके सीधे जनता के बैंक खाते और उनकी भावनाओं दोनों को एक साथ मैनेज कर सकती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब हम इन रिसर्च पेपर्स के डेटा और सिद्धांतों से बाहर निकलकर असल दुनिया की तरफ देखते तो मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आता है। वो विचार क्या है? अगर राज्य और नागरिक का रिश्ता महज एक लेन देन बनकर रह जाए, जहां पूरा सिस्टम बस ये कहे कि हम तुम्हें गैस सिलेंडर, राशन और टॉयलेट देंगे और तुम बदले में हमें अपना वोट और निष्ठा दो। अगर ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी एक ट्रांजैक्शन पर टिक जाए तो फिर उन सामाजिक आंदोलनों का भविष्य क्या होगा? ऐसे आंदोलन जो सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की नहीं बल्कि अधिकारों की बात करते हैं। बिल्कुल, वो आंदोलन जो न्याय, समानता और आजादी की मांग करते हैं, जो सिर्फ मुफ्त राशन या गैस सिलेंडर पर संतुष्ट नहीं होते बल्कि समाज में और सत्ता में बराबरी का हक मांगते हैं। ये सोचने वाली बात है। जब हर इंसान सिर्फ एक लाभार्थी बनकर रह जाए जो चुपचाप अपने हिस्से का लाभ लेकर बैठ जाए और सिस्टम से सवाल करना बंद कर दे, तो फिर असल मायने में लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला नागरिक कहाँ बचेगा? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफी है। इस पर गहराई से मंथन होना ही चाहिए। तो इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन 3 अहम रिसर्च पेपर्स के जरिए हमने राजनीति के पर्दे के पीछे की मशीनरी को समझने की कोशिश की। अगली बार फिर एक नए विषय और कुछ नए पहलुओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए चीजों को गहराई से देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।